हुसैन और जहर दोनों को सेक्स की लत लगती है। दोनों संबंध बनाने के लिए अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, तुम्हारे साथ सेक्स करना है। तो दोनों की बीवियां मना कर देती हैं। हुसैन और अजहर की दोनों की बीवियां मना कर देती, कहती हैं कि रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और इस दौरान हम तुमसे तुम्हारी हवस नहीं मिटा सकते, कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। अब जिसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, इनका एक दोस्त रहता है, उसको कहते हैं कि एक खंडहर में ले जाते हैं, कहते हैं कि एक लड़की है तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती है, वो तुम्हें जो खंडहर है वहाँ पे बुलाई है। अब उसके बाद अपने दोस्त को ले जाते हैं, वह दोस्त जो हंसी खुशी से इनके साथ चल पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई लड़की है ही नहीं। जिसके बाद ये दोनों उसका आरिफ का हाथ पैर बांधते हैं और वहाँ पर उसके साथ बलात्कार करते हैं। बारी बारी से, वो भी लड़का ही रहता है। और ये दोनों हुसैन और अजहर दोनों आरिफ के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। और जब उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है तो वहीं पे उसकी हत्या करके पास के ही कुएं में उसकी लाश को फेंक देते हैं। और यही नहीं, हुसैन जो है आरिफ के पिता को बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भेजता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए वरना मैं तुम्हारे बेटे की हत्या कर दूंगा। अब जिसके बाद अगले दिन ये खुद जाता है और उस मैसेज को चेक करने के लिए आरिफ के पिता से कहता है। उन्हें शक होता है तो वो पुलिस के पास जाते हैं, हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। हुसैन को तो पुलिस जैसे तैसे पकड़ लेती है, लेकिन जब अजहर को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो उसके लिए पुलिस को बुर्का तक पहनना पड़ जाता है। उसकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को बुर्का तक पहनना पड़ जाता है और वो भी इतनी आसानी से हाथ नहीं आता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को कि कैसे दो आदमी पहले अपनी पत्नी के पास जाते हैं, वो संबंध बनाने से मना करती हैं, फिर अपने दोस्त को खंडहर में ले जाकर के उसके साथ बलात्कार करते हैं और फिर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। और फिर कैसे इन दोनों को पुलिस को पकड़ने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है यह है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उसी ज़िले के अंतर्गत एक गाँव आता है मकनपुर। ये मकनपुर की घटना है जहाँ हुसैन और अजहर उर्फ अज्जू, इन दोनों की पत्नियां जो है, रमज़ान का पावन महीना चल रहा होता है तो ये दोनों अपनी पत्नियों से सेक्स की डिमांड करते हैं, कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। और इन दोनों की पत्नियां जो है ये कहते हुए टाल देती हैं कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और हम इसमें तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकते। ये दोनों जो है बार बार जिद करते हैं, बार बार सेक्स की डिमांड करते हैं, मगर इनकी पत्नियां जो रहती हैं वो मना कर देती हैं। अब जिसके बाद इन दोनों के सर पे हवस इस कदर सवार हो जाता है कि एक लड़का रहता है 13 साल का आरिफ। उसके पिताजी जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं, अच्छा खासा पैसा रहता है, शहर में रुतबा नाम रहता है। और अब वो ट्यूशन से लौट करके घर की तरफ जा रहा होता है। रात के तकरीबन 9 बजे की ये बात है, 5 मार्च बुधवार की रात के 9 बज रहे होते हैं। वो ट्यूशन से जो है घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी हुसैन और अजहर उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि एक लड़की है, वो तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती है और वो बगल में जो खंडहर है वहाँ खंडहर में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब ये सुनते ही आरिफ जो है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो इनके साथ चल पड़ता है, बिना सोचे समझे इनके साथ, इन दोनों के साथ हो लेता है। फिर जाता है उस खंडहर की तरफ जो गांव से 1 किलोमीटर दूर रहता है। रात के 9 बजे ये दोनों पहुंचते हैं और जब वहां पे आरिफ पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे कोई लड़की नहीं है, वहां पे कोई नहीं है। इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों लड़की को कह रहे थे कि लड़की यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही है, कहाँ वो लड़की? जिसके बाद अब ये दोनों क्या करते हैं कि उसके हाथ पैर बांध करके हुसैन और अजहर ये दोनों बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करने लग जाते हैं। वो भी एक लड़का ही रहता है और ये दोनों क्या करते हैं, उसी लड़के के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। इस दौरान जो है आरिफ की हालत जो है बिगड़ने लग जाती है, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। अब ये दोनों डर जाते हैं कि अगर ये घर जाएगा, अपने माता पिता को ये सारी कहानी बताएगा तो हमें जेल जाना पड़ सकता है। अब इस डर की वजह से ये दोनों क्या करते हैं कि उसका गला दबा करके उसको मारने का कोशिश करते हैं।
पर इस दौरान जो है वो मरता नहीं है। जब उसको ले जाते हैं कुएं में फेंकने के लिए तो उसकी सांसें देखते हैं कि फिर चल रही है, उसकी सांसें फिर से चलने लगती है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि वहीं पे पत्थर पड़ा रहता है, उस पत्थर से इसके सर पे, इसके शरीर पे लगभग 20 से 23 बार वार करते हैं। अब इस वार के जरिए उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है, जब ये दोनों देखते हैं कि हाँ वो मर चुका है, तो वहीं पास में एक कुआं रहता है, उसी कुएं में उसकी लाश को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और इस दौरान जो है हुसैन क्या करता है कि आरिफ का मोबाइल जो रहता है वो ले लेता है और उस मोबाइल से रात को ही उसके पिता पर, आरिफ के पिता पर मैसेज भेज देते हैं। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। बेटा तो रहता नहीं है, आरिफ तो इस दुनिया में रहता नहीं है, लेकिन ये मैसेज भेजा जाता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बेटा जो है नहीं मिलेगा। रात हो जाती है और माता पिता जो है बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं। इस दौरान जो है किसी का जो मैसेज पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो मैसेज हुसैन जो है आरिफ के पिता के मोबाइल पर भेजता है तो उस मैसेज पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सब लोग बेटे को ढूंढने में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह जब देखता है हुसैन की आरिफ के पिता की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो जाता है आरिफ के घर पे। सब लोग ढूंढ रहे होते हैं आरिफ को और ये भी ढूंढने में लग जाता है। तो इस दौरान वो आरिफ के पिताजी से कहता है कि देखिए, हो सकता है कि वो उसे किसी ने किडनैप किया हो और मैसेज छोड़ा हो आपके मोबाइल नंबर पे। जिसके बाद आरिफ के पिता अपना मोबाइल खोलते हैं तो देखते हैं कि वाकई में एक मैसेज आया रहता है जो 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा होता है। 10 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज आया रहता है कि 10 लाख रुपए मुझे दो, तुम्हारा बेटा तब जिंदा सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, वरना अगर पुलिस को सूचना दी, पुलिस को खबर किया, तो हम तुम्हारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे। ये मैसेज आया रहता है। तो देखते हैं, तो जिसके बाद अब उनका शक जो है हुसैन की तरफ जाता है, चूँकि हुसैन ये बात बोलता है और जैसे ही वो मैसेज देखते हैं तो वाकई में एक मैसेज आ रहता है। तो इस वजह से उनका शक जो है हुसैन के ऊपर गहराता चला जाता है। अब इसके बाद वो बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और साथ ही बोलते हैं सारी जो घटना हुई रहती है, जैसे जैसे हुसैन उनसे बोला रहता है तो पुलिस को ये बताते हैं और कहते हैं कि मेरा जो शक है वो हुसैन पर है। 7 मार्च शुक्रवार की बात है। पुलिस जो है अब हुसैन को गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, हिरासत में लेकर के थाने ले जाती है, बलौर थाने में। वहाँ पर जब हुसैन से पूछताछ होती है तो हुसैन टूट जाता है और पुलिस को सारी कहानी जो है वो बता देता है। वो बताता है कि हम दोनों की जो बीवियां हैं वो रमज़ान का बहाना दे करके हमारे साथ संबंध नहीं बना रही थी, हमारे साथ हमारी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही थी और इस दौरान हमारी जो नज़र है वो आरिफ पर पड़ी और हमने उसको किसी बहाने से खंडहर में ले गए और वहाँ पर उसके साथ कुकर्म किया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो हमने उसको मार करके वहीं पास में कुएं में फेंक दिया है। पुलिस हुसैन को लेकर के जाती है उस खंडहर के पास जो कुआं पड़ा रहता है, वहाँ पर उस कुएं के पास ले जाती है और डेड बॉडी को वहाँ से निकालती है। पोस्टमार्टम के लिए आरिफ की लाश को भेजा जाता है तो उस पर कुल 23 जख्मों के निशान मिलते हैं। हालांकि इस दौरान जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, दो डॉक्टरों की टीम जो है पोस्टमार्टम करती है आरिफ की, तो डॉक्टर बताते हैं कि 23 जख्म मिले हैं और 18 जख्म ऐसे हैं जिसे देख करके हर किसी की रूह कांप जाएगी। और मरने से पहले जब ये लोग उसको मार रहे थे तो डॉक्टर बताते हैं कि उसने काफ़ी संघर्ष किया इनके साथ, बचने की काफ़ी कोशिश की मगर वो बच नहीं सका। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। और जब दूसरे आरोपी की पूछताछ होती है, जब दूसरे आरोपी को अजहर उर्फ अज्जू को गिरफ्तार करने जाती है तो वो घर से फरार हो जाता है। उसका बड़ा भाई रहता है, वो सपा का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का। तो अजहर जो है अपने घर से फरार हो जाता है। अब पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देने लगती, चूँकि जो अजहर है वो काफ़ी सातिर दिमाग का रहता है। वो अपना मोबाइल जो है वो घर पे ही छोड़ के चला जाता है और घर से एक पुराना मोबाइल और एक पुराना सिम कार्ड रहता है, काफ़ी पुराना सिम कार्ड रहता है, वो अपने साथ ले करके जाता है, जिसको घर वालों को भी उसके सिम कार्ड के बारे में खबर नहीं रहती है।
अब पुलिस जो है घर पे वालों से पूछताछ करती है तो किसी को कुछ पता कि वो गया नहीं रहता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। अजहर की बात ये भी है कि उसकी 3 शादियाँ हुई रहती हैं, 3 शादियाँ हुई रहती है और तीनों से वो तलाक ले चुका रहता है, तीनों का तलाक हो चुका रहता है। और पहली पत्नी जो उसकी रहती है उससे वो संबंध बनाने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है और उसके कारण से ये सारा जो है जुर्म, ये हत्या होती है। अब वो फरार हो जाता है। फर्रुखाबाद एक मुस्लिम बाहुल इलाका रहता है जहाँ मुस्लिमों की घनी आबादी रहती है, वहाँ पर वो जाके छुप जाता है। उसका एक दोस्त रहता है फर्रुखाबाद में, वहाँ पर उसके यहाँ वो शरण लेता है, वहाँ पे रुक जाता है। अब पुलिस जो है जगह जगह दबिश देती है, बाद में उसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि अजहर जो है वो फर्रुखाबाद में मुस्लिम बाहुल इलाके में छुपा हुआ है। अब पुलिस वहाँ पे पकड़ने जाती तो उसको खबर मिल जाता किसी न किसी बहाने से, इसीलिए अब पुलिस जो है एक प्लान तैयार करती, उसको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है और उस जाल में महिला दरोगा रहती है प्रियतांजलि, उन्हें बुर्का पहना करके उस इलाके में रेकी के लिए भेजा जाता है कि पता करिए कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। चूँकि हम वर्दी में जाएंगे और हमारे लिए ये सब उसको पकड़ना वहाँ पे आसान नहीं है, किसी न किसी से उसको सूचना मिल जाएगी और वहाँ से भी फरार हो जाएगा, हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए महिला दरोगा प्रियतांजलि को बुर्का पहना के उस इलाके में भेजा जाता है फर्रुखाबाद में। वहाँ पर वो 3 दिनों तक रेकी करती, 3 दिनों तक उसकी तलाश में जुटती हैं। 2 दिनों तक उन्हें कुछ नहीं मिलता है, उन्हें वो दिखाई नहीं देता है। हालांकि तीसरे दिन वो वहाँ से निकलता है, फर्रुखाबाद इलाके से निकलता है तो प्रियतांजलि की नज़र उस अपराधी पर पड़ जाती है, अजहर पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसका पीछा करती हैं। तो वो फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन जाता है, एक ट्रेन में बैठता है, तो जहाँ वो बैठता है ठीक उसी के बगल में प्रियतांजलि बुर्का पहन करके उसके बगल में बैठ जाती हैं। इस दौरान उसको शक होता है, बुर्का पहन के वो बैठती हैं तो इस दौरान जो है अजहर को शक होता है और वो उतर के जाने की कोशिश करता है कि तभी प्रियतांजलि जो उनकी टीम रहती है अपनी टीम को अलर्ट कर देती है और जिसके बाद उसको अजहर को वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 मार्च रविवार के दिन उसको अजहर को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिलहाल दोनों आरोपी जो है जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों आज की घटना, आज की सच्ची कहानी जो है यही समाप्त होती है। ऐसे आरोपियों के साथ जो सिर्फ एक हवस मिटाने के लिए, एक संबंध बनाने के लिए इतनी घिनौनी हरकत कर देते हैं, ऐसे आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? फांसी देनी चाहिए या फिर उम्र कैद होना चाहिए? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।